गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने व्यंजन वर्ण पर अपनी बातचीत शुरू कर दी थी और अब हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे इसी बचे हुए हिस्से की आगे। कल हमने सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा आपको बताई थी, उसको समझा दिया था। उसके बाद फिर हमने आपको व्यंजनों का वर्गीकरण बताया था। व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला एक प्रकार मैंने आपको बताया था और वो था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, और इनके बारे में आपको बता दिया था कि यह उच्चारण स्थान की विशेषता के कारण अलग अलग वर्गों में बटे होते हैं और जिस स्थान पर इनकी स्पर्श होती है, वायु अवरोध जहां पर होता है उसके कारण इनको स्पर्श, और जहां स्पर्श होता है वहां उस स्थान की एकता के कारण इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, तो वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनके बारे में हमने आपको बता दिया था, कुल 25 होते हैं। वो कल का हमारा काम पूरा हो चुका है, उसके आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन वर्ण, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन वर्ण। पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन वर्ण। या इनको एक और नाम देते हैं, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना, नासिक। नासिका से उच्चारण होने के कारण नासिक। नासिक व्यंजन वर्ण। तीन नाम मैंने आपको बता दिए, पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन वर्ण या नासिक व्यंजन वर्ण। इनके बारे में आगे लिख लीजिए। हिंदी में अनुनासिक या नासिक व्यंजन वर्णों की संख्या 5 है। हिंदी में अनुनासिक या नासिक व्यंजन वर्णों की संख्या 5 है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 5वें अक्षर, प्रत्येक वर्ग के अंतिम 5वें अक्षर की ध्वनि नासिक या अनुनासिक है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 5वें अक्षर की ध्वनि अनुनासिक या नासिक है। इसीलिए 5वां अक्षर होने के कारण इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। इसीलिए 5वां अक्षर होने के कारण इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण, और कल जो टेबल हमने आप लोगों को स्पर्श व्यंजन की बनवाई थी, उन टेबल को देखोगे तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन सभी वर्गों के 5वें अक्षर को उदाहरण में लिख लो। कौन कौन सा? अंज्ञा, या, ड़ा, न, म। पांचों वर्गों का अंतिम 5वां अक्षर हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में पंचमाक्षर कहलाते हैं या अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं या नासिक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। पंचमाक्षर, नासिक व्यंजन वर्ण, अनुनासिक व्यंजन वर्ण, ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो गया होगा। यदि इसको लेकर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। पंचमाक्षर,
अनुनासिक व्यंजन वर्ण या नासिक के वर्ण, ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। दोस्तों माफी चाहता हूं, आज गर्मी बहुत लग रही है, लाइट नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है, पढ़ाने में और बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही, लेकिन आप लोग मेरा साथ देंगे, क्वेश्चन पूछते रहिए। लगातार बोलने में भी सांस रुक सी रही है गर्मी के मारे। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे, जो ध्वनि विस्तार किया जाता है उसको लेकर कि उसमें जैसे भाई लिखना है तो भा धन आ धन ई, ये गलत है। एक स्वर लगता है, चाहे कोई भी, दो स्वर एक साथ नहीं लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जब एक स्वर लगता है, एक स्वर लगता है तो एक ही स्वर ध्वनि विस्तार में आएगा, इसलिए आ धन आ दो गलत हो जाएंगे। चलिए, तुम लोगों का रिप्लाई मुझे मिल गया कि ठीक से आपको समझ में आ गया। आगे हेडिंग डालिए। कल जैसे सर पंचमाक्षर ब्राह्मी लिपि से रिलेटेड है। अरे यार, लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। किसी भी भाषा के लिए लिपि की कोई अनिवार्यता नहीं होती। क्लास में जब तुम लोग लाइव पढ़ते हो, या कुछ दिनों में मैं बोर्ड का इंतजाम करने जा रहा हूं, शायद कल परसों 2 दिन की मैं छुट्टी लेके यही काम करूं कि पहले बोर्ड वोर्ड लगवा लूं, पूरा अरेंजमेंट क्लास का कर लूं लाइव क्लास के माध्यम से या तरीके का, उसके बाद मैं फिर आप लोगों का आगे कंटिन्यू करूं। तो मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूं, तो उस पर तुम्हें समझा दूंगा कि जैसे तुम लोग जो मैसेज में टाइप करते हो एक दूसरे को, या जो क्वेश्चन तुमने हमें लिख के पूछा है, मिलियंस चॉइस बीके, तुम अपना एक तो नाम बता दो। ये मिलियंस चॉइस बीके हमें समझ में नहीं आ रहा, अपना नाम एक बार लिख के भेज दो, मिलियंस चॉइस बीके, नाम जाने में ना, नहीं तो हम तुम्हारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना बंद कर देंगे। इसमें एक चीज मैं तुम्हें बता रहा कि जैसे तुमने ये कमेंट लिख के भेजा है, सर पंचमाक्षर ब्राह्मी लिपि से रिलेटेड है, अगर जो मैं कहूं कि ये तुमने किस भाषा में लिखा है, तो तुमने हिंदी में लिखा है, लेकिन मैं कहूं किस लिपि में लिखा है, तो ये रोमन है। तो हिंदी किस में लिखी जाती है सामान्यतः? देवनागरी में। विकास शर्मा, अच्छा विकास जी, ये जो आपने लिखा है ये किस में लिखा है? हिंदी में। लिपि कौन सी यूज की है आपने? लिपि कौन सी यूज की है? रोमन। तो लिपि और भाषा दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चेंज मत करो, बस मुझे पता लग गया कि ये कोई विकास शर्मा है। मिलियंस चॉइस बीके, ये सब नाम अंग्रेजों से बातचीत करने का मेरा मजा नहीं आता। सर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जिस व्यंजन पर मात्रा होगी तो वहां आधा अक्षर और मात्रा वाला स्वर में तोड़ा जा सकता है। नहीं दोस्त, कंफ्यूज मत हो। अगर जो व्यंजन पर तुम्हें कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है तो वहां पर यह माना जाता है कि छोटे आ की मात्रा है, और नहीं तो व्यंजन पर तुम्हें मात्रा दिखाई ही दिखाई देगी। और यदि वहां पर न कोई मात्रा है और न छोटा आ है तो वहां पे तुम्हें हलंत लगा दिखाई देगा। तो हर व्यंजन, जब भी व्यंजन लिखा जाएगा तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी होंगी। क्या? पहली, या तो वो आधा लिखा जाएगा या नीचे हलंत लगाएगा, ये एक ही बात है। चाहे तो हम ला लिखें, उसमें डंडा न आगे खींचे, आधा ला दिल्ली जैसे लिखते हैं, उसमें पहला जो ला रहता है, या पूरा ला लिख के हलंत लगा दे, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक। तो या तो पहले हम कह रहे 3 चीजों, 3 तरीके से व्यंजन कोई भी लिखा जाता है। या तो वो आधा 2 तरह से लिख दोगे, या तो हलंत लगी होगी या आधा लिखा हुआ दिखाई देगा। नंबर 2, अगर जो पूरा लिखा हुआ किसी शब्द में आ रहा है तो नंबर 2, इसका मतलब उसमें छोटा आ लगा हुआ है। और यदि तीसरी स्थिति की बात करें तो वहां पे निश्चित तुम्हें कोई ना कोई मात्रा दिखाई देगी। तो
तीन ही स्थितियां होती हैं व्यंजन की, या तो कोई मात्रा या अ, इसको भी हम मात्रा ही कहेंगे, लेकिन तुम कहोगे नहीं सर कंफ्यूज हो रहे इसलिए बांट के बता रहा, या तो अ, जैसे कमल, तो इसमें अ हर जगह है, और या आ भी नहीं है तो आधा होगा। आधा कैसे दिखाई देगा, या तो आधा बना हुआ या नीचे हलंत लगा हुआ, बस इस तरह से समझ। ठीक, अब हमने व्यंजन के वर्गीकरण में पहला एक तुम्हें बता दिया। पहला क्या बता दिया? पहला तुम्हें बता दिया कि स्पर्श व्यंजन या वर्गी व्यंजन, ये कुल 27 होते हैं। इसी के साथ जोड़ के तुम्हें उत्क्षिप्त और द्विगुण बता दिया, इसी के साथ जोड़ के तुम्हें पंचमाक्षर बता दिया, इसी के साथ अनुनासिक व्यंजन समझा दिया, इसी के साथ नासिक व्यंजन समझा दिया। अनुनासिक और नासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी हवा नाक से निकल जाती है। अनुनासिक, अनु माने पीछे, पीछे नासिका, पीछे नासिका से हवा निकल जाने के कारण इन्हें अनुनासिक कहते हैं। नासिक चूंकि नाक से इनका उच्चारण होता है मुख के साथ साथ, जैसे म बोलोगे, न, तो नाक से आवाज जाती है। ठीक है, अंग्या, या, न, म, इसमें नाक में आवाज जाती है। अब सोचो, स्पर्श और वर्गी व्यंजन के साथ साथ हमने तुम्हें कितनी अलग चीजें बताई। अगर जो सिर्फ टर्म ही गिन लो, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर इसी को कहते हैं वर्गी व्यंजन, फिर इसी में होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, फिर इसी में होते हैं द्विगुण व्यंजन, फिर इसी में होते हैं पंचमाक्षर, इसी में होते हैं नासिक व्यंजन, इसी में होते हैं अनुनासिक व्यंजन। कुल मिला के 7-8 कॉन्सेप्ट तो इसी में आ गए। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब नंबर 2, पहला डाला था जैसे स्पर्श या वर्गी, वैसे ही नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ, ये शब्द पड़ा है अंत तक की स्थिति। अंत और स्थिति दो शब्दों से मिलकर अंतस्थ व्यंजन की स्थिति बनती है, जिसमें अंत तक जाके लगता है कि अवरोध होने वाला है, लेकिन अंत जैसी स्थिति रह जाती है, पूर्ण अवरोध न हो पाता है और फिर उच्चारण हो जाता है। अनुस्वार का संबंध अनुनासिक से होता है। ठीक, अभी आगे ये बात बताएंगे, अभी पहले इसको समझ लो फिर बताएंगे। संबंधित होता है, जी हाँ, उसी से संबंधित होता है। ठीक, अंतस्थ, अंतस्थ की परिभाषा लिख लो। आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही। अंतस्थ, इनका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ, जीभ के परस्पर मिलने जैसी स्थिति से होता है। परस्पर मिलने जैसी स्थिति से होता है, किंतु पूर्ण अवरोध नहीं होता है। किंतु पूर्ण अवरोध नहीं होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पीयूष भाई, अगर जो लाइट होती तो एसी वैसे ही चल रहा होता। लाइट ही नहीं है सुबह से और बहुत ज्यादा गर्मी है इस समय बाहर। तुम जहां जिस एरिया में होगे वहां लाइट होगी, इसलिए तुम कह रहे एसी चला लो। यहाँ लाइट ही नहीं है और इन्वर्टर कब बोल जाए ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन चूंकि तुम लोगों को टाइम दे रखा है तो कितनी भी गर्मी हो, चलो आके लाइव होते हैं। ठीक दोस्तों, दोबारा से अंतस्थ की परिभाषा में रिपीट कर रहा हूं, फिर लिख लो। इनका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ, जीभ के परस्पर मिलने जैसी स्थिति से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण अवरोध नहीं होता है। इसीलिए इन्हें अंतस्थ
अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कहते हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कहते हैं। अब इसको समझ लो, व्यंजन की परिभाषा में क्या बताया था कि कहीं ना कहीं पूर्ण अवरोध होता है, और स्पर्श व्यंजन में हम देख चुके हैं कि कंठ पर, तालु पर, मूर्धा पर, दंत पर या ओष्ठ पर कहीं ना कहीं पूर्ण अवरोध होता है, तब ध्वनि उच्चरित होती है। लेकिन अंतस्थ जो व्यंजन है, इनका उदाहरण आगे लिख लो जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कौन कौन से। या, र, ल, वा, या यज्ञ, र रथ, ल लट्टू, वा वट या वकील। अब यही तुम्हें एक बहुत मजेदार चीज बता दे रहा हूं पहले, फिर भूल जाऊंगा, इसलिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बा और वा दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। यहां आदमी कहता है वकील साहब आओ, ये गलत है, वकील होता है। वट वृक्ष, वट नहीं होता, वट होता है, वट वृक्ष, वट। तो अब इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण तुम्हें बता रहा, जब भी तुम्हें इन दोनों को बोलने में अंतर करना हो, बहुत आसान है। जो बकरी वाला बा है, या जो बहन वाला बा है, या जो बुआ वाला बा है, इसको बोलते समय तुम होठों को बंद कर लो। बकरी, बुआ, बहन, ऐसे देख रहे हो वीडियो में, बा बा बकरी, ठीक। और जो वा है, वट, वोट, वकील, इसमें होठों को बंद नहीं करना है। जैसे पेट फटा होता है जिसका, उसको हम बा, बकरी, उसमें होठ ऐसे होते हैं, ध्यान से देखना, अंदर की ओर होठ खिंचते हैं और दोनों मिल जाते हैं, बा, ठीक। लेकिन जो वोट है, वट है, वकील है, इसमें होठ बाहर को निकलते हैं, जैसा तुम लोग पाउट बनाते हो सेल्फी लेते हुए, उस तरह के होठ बाहर को निकलते हैं और थोड़ा सा बीच में खुले रहेंगे। लिखने में लोग गलत लिखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर जो तुम लोग सही हिंदी शब्द देखोगे शब्दकोश में जाकर, तो पेट फटा हुआ नहीं होता है, उसमें बिना पटे हुए पेट वाला हुआ होता है, वट, वोट। अब यहां तो लोग बोट में भी पेट फाड़ देते हैं, VOTE, ठीक है। ये राहुल फेम्ब्रुम, अरे यार ऐसे इससे नाम पढ़ रहा हूं कि दिमकवा हिल जाएगा। फेम्ब्रुम, राहुल भाई, जो वकील, वकील लिखते हैं वो गलत है, वकील होता है। वा, वट, वोट। अब अंतर तुम बोलना सीख लो बस मुझसे। अगर जो पेट फटा हुआ है तो कैसे होगा होठों की स्थिति, और अगर जो पेट नहीं फटा हुआ है वह है तो कैसे होठ होंगे। बस इसको देख लोगे तो जीवन भर के लिए उच्चारण सही हो जाएगा। और दोस्तों, मजाक में नहीं कह रहा, मैं दावे से कह रहा हूं, तुम्हें ऐसे कोई दूसरा समझा भी नहीं पाएगा। अभी जो मैं तुम्हें YouTube पे पढ़ा रहा हूं, इसी वीडियो को देख देख के कितने लोग सामान्य हिंदी के अच्छे अध्यापक हो जाएंगे और बताएंगे कि देखो हम तुम्हें बता रहे हैं ये चीज, ये सिर्फ हम ही बता रहे हैं। ये काम बरेली में बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा कि इस तरह से तुम्हें हुआ और ब का अंतर कोई बता दे तो मुझे बताना कि किसी ने बताया था। सर, इंग्लिश में ये सेमी वॉवल होते हैं, जिसकी हिंदी में यह ध्वनि अर्ध स्वर या रला, इंग्लिश में भी RLMB भी इंग्लिश में सेमी वॉवल हुए। अरे रुक जाओ, अभी सब पूरा पढ़ लो, नहीं तो इसमें हम तुम्हें अभी 3 बंटवारे करेंगे, या रा ला हुआ, इनको भी 3 हिस्सों में अभी बांट के पढ़ाएंगे। अभी आगे पढ़ते तो जाओ। पहले तो हमने चूंकि आ गया लिखाने में इसलिए बता दिया। वो बेटा बिहार की हिंदी में होता है रा और रा। वहां अगर जो हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार का पूरा देखोगे, भोजपुरी,
मैथिली, नीचे मगही। 3 हिस्सों में बिहारी हिंदी बोली जाती है, 3 एरिया में। तो भोजपुरी तो ईस्टर्न यूपी में जैसे बोली जाती, वहां से जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ आगे तक भोजपुरी के एरिया मिल जाएगा, बलिया और आरा छपरा। लेकिन बचा हुआ जो बिहार का हिस्सा है यूपी के बॉर्डर के बाद का, उसमें ऊपर मैथिली, नीचे मगही। मैथिली में कोमल वर्ण बोले जाते हैं, तो वहां रा को भी रा बोला जाएगा। जैसे घोड़ा सड़क पर सर पर दौड़ रहा था, ठीक, घोड़ा सड़क पर सर पर दौड़ रहा था, ये हो जाएगा मैथिली। मगही में रा को भी रा बोला जाएगा। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, वहां रा को भी रा बोल देते हैं मगही में। और मैथिली में रा को रा बोल देते हैं। ये बिहारी हिंदी का जो स्थानिक दोष कह लो वो दिखाई देता है। यहां पर हम बता रहे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में या र ल व, ठीक, या र ल व, व लिखाने में हमने तुम्हें इतना बता दिया कि ये ब नहीं है, व व। अब इनको हमने जो परिभाषा लिखाई उससे समझ लो कैसे। हमने कहा कि इनके उच्चारण में कंठ, तालु, ओष्ठ, जीभ में कहीं ना कहीं परस्पर मिलने जैसी स्थिति बनेगी, लेकिन अंत तक पूर्ण मिलन कहीं नहीं होगा, इसीलिए पूर्ण अवरोध नहीं होगा। और पूर्ण अवरोध नहीं होगा इसीलिए यह पूर्ण व्यंजन नहीं होंगे। मतलब इनमें स्वर वाला थोड़ा सा प्रभाव आ जाएगा, स्वर वाला प्रभाव आ जाएगा। स्वर की परिभाषा ये थी कि जहां अवरोध नहीं होगा, यहां भी अवरोध नहीं हो रहा, अवरोध होते जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंत की स्थिति तक जाकर रुक जाता है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ, ठीक, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने तुम्हें उदाहरण में लिखा दिए? 4। परिभाषा क्लियर हो गई, ये चारों क्लियर हो गए होंगे। किसी का कोई डाउट हो तो यहां तक पूछ लो। अंतस्थ व्यंजन, एक एक कॉन्सेप्ट समझो। घर में खाली बैठे हो, धीरे धीरे समझो, क्लियर करके समझो। हिंदी वर्णमाला तुमने समझ ली तो समझ लो पूरी हिंदी ही तुमने समझ ली, ठीक, यहां तक क्लियर। अब इसी में आगे हेडिंग लिखो, आगे लिखो। अरे यार, कोई भी चीज अच्छे से पढ़ो तो मजा ही मजा आता है। लक्ष्मी चंद्र नहीं सर, क्या नहीं? बताओ भाई, लक्ष्मी बाबू क्या नहीं बता रहे हो? चलिए, अंतस्थ व्यंजन को 3 भागों में बांटते हैं। अंतस्थ व्यंजन को 3 भागों में बांटते हैं। आज तो लग रहा है 1 घंटा पढ़ाने में कम से कम 5 लीटर पानी पी जाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारी फीस वापस मिल जाएगी लॉकडाउन के कारण, ठीक है? यहाँ इसीलिए जुड़े हो ना, फीस के लिए पूछने के लिए। ऑफिस में ही बैठा हूं, आ जाओ, ले जाओ फटाफट पूरी फीस। फॉर्म भरते टाइम एक कॉलम पढ़े थे ना, उसमें किसी भी कारण से फीस वापस नहीं होती है। सरकार जो टैक्स ले चुकी, आज एडवांस टैक्स पे किया हूं अभी, और अप्रैल, मई, जून का पे किया हूं, जबकि बंद है, सरकार कुछ नहीं मानती। ओके, कोई प्रश्न नहीं है ये बता रहे हो? नहीं सर, गुड। चलिए, अब अंतस्थ व्यंजन को 3 वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1, या 1 लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ए बी सी लिख लो। ए, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर,
अर्ध स्वर। अर्ध स्वर के आगे लिख लो, कहीं भी पूर्ण अवरोध नहीं होता है। अर्ध स्वर, कहीं भी पूर्ण अवरोध नहीं होता है। कौन कौन से अर्ध स्वर हैं, आगे डैश लगा के लिख लो। इया, उआ, इया, उआ। अंतस्थ की पहली कैटेगरी क्या हुई, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन से होंगे, या उआ। दूसरा प्रकार, बी, लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित। कोई बात नहीं बेटा हिमांशु, तुम्हें ये प्रश्न यहाँ पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब आओगे तब तुमसे मिलके बात कर लेंगे। दूसरी चीज रही बात, अगर जो मैंने तुमसे फीस ली है तो चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा कोर्स पूरा करूंगा। अभी तो इस बात का इंतजार चल रहा है कि ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, क्योंकि मैंने तुमसे फीस ऑफलाइन की ली थी। हम लॉकडाउन का पीरियड माइनस करके तुम्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर जो लॉकडाउन न भी खुलता है, कोचिंग ऑफलाइन नहीं शुरू हुई, तो हम तुम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाकर पूरा करेंगे। हम पूरा सेटअप खड़ा करने जा रहे हैं ऑनलाइन का। ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, जहां डाउट होगा वहां तुम बरेली में ही ऑफलाइन आके मुझसे पूछोगे। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे दिल्ली ऑनलाइन एडमिशन ले लेंगे। दिल्ली ऑनलाइन तुम एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल्ली में जो टीचर बैठा है उससे कभी भी तुम सामने जाकर नहीं मिल सकते। हम तुम्हें बरेली में वो सुविधा देंगे जिसमें हम तुम्हें ऑनलाइन पूरा कोर्स कराएंगे, और जब भी तुम ऑफलाइन टीचर से मिलना चाहोगे, चाहे पॉलिटी, चाहे साइंस, चाहे ज्योग्राफी, आपको ऑफिस में हमेशा टीचर अवेलेबल मिलेगा। यहीं पर हम ये व्यवस्था शुरू करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसीलिए हमारा पूरा सेटअप खड़ा होने जा रहा है, हम उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हम चलाएंगे कोचिंग। लुंठित या प्रकंपित, ये शब्द नहीं सुना होगा, किताब में तुम्हें मिलेगा, लुंठित या प्रकंपित। इसके आगे लिख लो, जीभ मुख के मध्य में कंपन करती है। जीभ, जिह्वा मुख के मध्य में कंपन करती है। जीभ मुख के मध्य में कंपन करती है। तो इसे कहते हैं प्रकंपित या लुंठित। और ये कौन सा होता है, डैश लगा के आगे लिख लो, रा। रा, रा, रा। घर पे तुम लोग बोल के देखोगे तो मुंह में आके जीभ ऐसे ऐसे प्रकंपित होगी, लुंठित होगी, उठेगी, गिरेगी। तो अंतस्थ व्यंजन में ही एक प्रकार क्या है, लुंठित या प्रकंपित, रा। ठीक। तीसरा प्रकार सी करके लिख लो, सी, पार्श्विक। पा, पापे आका डंडा, आधा शा, उआ, छोटी की मात्रा, ऊपर रा निकलेगा, फिर का, इसे कहते हैं पार्श्विक। अब आगे बोर्ड लग जाएगा, ये समस्या खत्म हो जाएगी और बोर्ड लग जाएगा, तब इस जितने कोर्स को मैं पढ़ा चुका इसके दोबारा से वीडियो बना के डालूंगा। ठीक, क्या बताया, पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्व माने होता है किनारा,
तो हमारी जीभ मुंह में जाकर ऐसे घूम के लग जाती है और जीभ के किनारों से हवा बाहर निकलती है। तो आगे लिख लो, हवा जीभ के पार्श्व से निकलती है। हवा जीभ के पार्श्व से निकलती है। पार्श्व माने किनारा, तो इसीलिए इसे कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक, हवा जीभ के किनारे से निकलती है, तो यह कहलाता है पार्श्विक। कौन सा होता है? डैश लगा के आगे लिख लो, ला। पार्श्विक मतलब ला। अब हमने तुम्हें अंतस्थ व्यंजन बताए थे 4। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा बताई थी कि इनमें पूर्ण अवरोध नहीं होता है, मिलने की स्थिति जैसी स्थिति बनती है, और उसके बाद पूरी तरह से चूंकि अवरोध नहीं होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कह देते हैं, क्योंकि स्वर की परिभाषा में कहीं ना कहीं निर्बाध शब्द रहता है, बिना बाधा के हवा निकलती है। इनमें भी पूर्ण बाधा नहीं होती है, बाधा होने जैसी स्थिति बनती है। फिर भी हमने 4 अंतस्थ या, रा, ला, वा, इन चारों को भी 3 हिस्सों में बांटकर आपको बता दिया, जिसमें पहला हमने बताया आपको अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब स्वर जैसी स्थिति रहती है, इसमें कहीं भी अवरोध नहीं होता। जैसे तुम बोलोगे इया इया इया, तो इया, इसमें कहीं भी अवरोध जैसी स्थिति नहीं। फिर उआ उआ, होठों पे अवरोध होता है, लेकिन होठ पूरे नहीं बंद होते, बाहर को फैल जाते हैं और उनसे हवा निकल जाती है। उआ उआ, तो इया और उआ ये दोनों क्या हो गए? अर्धस्वर। फिर लुंठित या प्रकंपित, जीव आएगी ऊपर और लगेगा कि मूर्धा से टच हो रही है, लेकिन वो ऐसे ऐसे कांपेगी, बीच में प्रकंपित रहेगी, टच नहीं होगी। रा 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 रा, रा में जीव कांपेगी, इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित, उठना गिरना, तो ये लुंठित या प्रकंपित दोनों शब्द, इसका मतलब ये रा। फिर ला, ला, ला जब बोलोगे तो हमेशा थूक भी बाहर निकलेगा। कोरोना की महामारी में ला ज्यादा नहीं बोलना चाहिए बिना मास्क लगाए, नहीं तो थूक बाहर निकल जाएगा। ठीक, ला में जीभ ऊपर जाके मिल जाएगी मूर्धा से, और इधर उधर थोड़ी जगह छूट जाएगी। तो जब थोड़ी भी जगह छूटी हुई है तो ये पूर्ण अवरोध नहीं हुआ। जैसे रा कांप रहा है तो पूर्ण अवरोध नहीं हुआ। तो रा लुंठित या प्रकल्पित है, और पार्श्विक जिसे हम ला कहते हैं, उसमें किनारों से हवा निकल जा रही है। तो कुल मिला के अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो हैं, ये चारों 3 हिस्सों में हम बांट कर भी समझ लेते हैं। कोई प्रश्न हो यहां तक तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। ये हो गई अंतस्थ व्यंजन की कहानी। हमने बहुत डिटेल में आराम से तुम्हें आज समझाया है, लेकिन चूंकि अब गर्मी बहुत है और बोलने में तकलीफ मुझे हो रही है, इसलिए मैं कम बोलूंगा। तुम लोगों के प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो थोड़ी देर में आज का क्लास में रोक दूंगा। अब मैं आप लोगों को मंडे को 2 बजे मिलूंगा। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी, मैं आऊंगा नहीं ऑफिस। अब हम आप लोगों से मंडे को 2 बजे मिलेंगे। अभी कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो पूछ लो। आज गर्मी के मारे क्लास में रोक रहा हूं, तबीयत खराब हो जाएगी। थैंक यू मोहित, थैंक यू दिशा। गुरुजी आपका ज्ञान अद्भुत है और जिस तरह से आप समझाते हैं वह लाजवाब है। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत मेहनत करता हूं, तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। 4 PM पर हम फिर आएंगे। लाइट आ जाएगी तो फिर हम तुम्हें पूरा 1 घंटे पढ़ाएंगे, और लाइट नहीं आएगी तो थोड़ी देर पढ़ाकर फिर बंद कर देंगे।
इसलिए कह रहा हूं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी चल नहीं रहा है, दम निकल रहा है बोलने में। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लो। लाइट 4 बजे तक गारंटी से आ जानी चाहिए। अभी हमने बिजली घर भी फोन किया था, कोई फॉल्ट हो गया है, और अगर जो नहीं आती है तो भी हम थोड़ी देर तुम लोगों को मूल अधिकार समझा के अनुच्छेद 15 पूरा करके या 16 पूरा करके तब बंद कर देंगे, और लाइट आ गई तो पूरा 1 घंटा पढ़ा देंगे। थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चन ना हो तो ठीक है, क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर, लुंठित पार्श्विक व्यंजन कहाँ जाएगा सर, या लुंठित पार्श्विक व्यंजन? बेटा मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पाया। लुंठित पार्श्विक व्यंजन कहाँ जाएगा सर, या लुंठित पार्श्विक व्यंजन कहाँ जाएगा, मैं समझ नहीं पाया। फिर ये अंतस्थ का ही एक बंटवारा है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है सर, अब आप आराम कर लीजिए। ठीक यार लक्ष्मी भाई, थैंक यू सब दोस्तों को धन्यवाद। लाइट आ जाएगी 4 बजे, हम फिर आ जाएंगे आप लोगों के साथ पॉलिटी के लिए। और सर पल्लवी का मैसेज, थैंक यू सर, यू डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अरे नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, बस गर्मी लग रही, लाइट है नहीं, और इन्वर्टर भी ना बोल जाए, ये भी लप लप करना शुरू कर दिया। तो थैंक यू बेटा, सब लोगों को शुक्रिया। हम लोग 4 बजे फिर मिलेंगे पॉलिटी के लिए, तब तक लाइट आने के पूरा इंतजार होगा। आप ये रिपीटेड वीडियो देख लीजिए, कोई डाउट होगा आप फिर मुझसे पूछ लीजिए, फोन पर पूछ लीजिए। सर ऊपर चंद्र बिंदी लगी रहती है तो वो अनुनासिक है। देखिए उसका उच्चारण तो अनुनासिक ही होता है, ठीक है, क्योंकि चंद्र बिंदी में जो चंद्र बिंदी का चिन्ह है उसको भी आगे पढ़ाएंगे तुम्हें कि वो भी कैसे आया। हमारे यहाँ अनुनासिक स्वर के रूप में आ जाता है। अंग जो है उसे अनुस्वार कहते हैं, और जो चंद्र बिंदी है उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक, किसने क्वेश्चन पूछा है? राघव। राघव अंतर समझ पा रहे हो? जो बिंदी लगाते हो, जैसे रंग, ठीक, रंग में क्या है? अंग आह। अंग आह में अंग को क्या पढ़े हो? अनुस्वार, ठीक। लेकिन जो गांव, आंगन, चांद, ठीक, इसमें जो चंद्र बिंदु लगती है उसको हिंदी में हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अभी ये तुम्हें बाद में बताऊंगा, एक बार जब पूरा समेटूंगा। अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक, ठीक, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी हमने ये बता दिया कि अनुस्वार एक बिंदी होती है और चंद्र बिंदी जो लगती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक, थैंक यू दोस्तों। कल छुट्टी रहेगी संडे की, परसों हम लोग हिंदी के लिए 2 बजे फिर मिलेंगे। कोशिश ये रहेगी कि तब तक हमारा बोर्ड लग जाए, और बाकी जो सारी चीजें हैं वो हम लोग फोन पे और व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।